गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को या हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मतलब 2 लेक्चर से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एक में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर को डिस्कस किया था, यानी कि उन दोनों में मूलभूत क्या अंतर हैं, उन दोनों मतलब इन सारी बातों का डिस्कशन हुआ। और जो दूसरा वीडियो था इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित, उसमें हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट के बारे में जानने की कोशिश की, यानी तारीख क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश की। अब ये थर्ड लेक्चर है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। मैंने इसमें ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रोमिनेंट नेम क्या है, तो मैंने बताया इसमें कि आर्कियोलॉजी के अनुसार हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका सबसे प्रोमिनेंट नेम या वास्तविक नेम होना चाहिए आर्कियोलॉजी के अनुसार। वैसे सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता करना चाहिए इसका नाम, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजी का अपना नियम है पुरातत्व का, उसके अनुसार हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता रहे हैं उनके बारे में जानना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लिपि के बारे में जानकारी है जिसे हम बूत्रोफेडान लिपि के नाम से जानते हैं या गोमूत्रिका लिपि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि अभी तक इसे डिसाइफर या पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे एक नाम मैं ले रहा हूँ आई डी महादेवन साहब का। आई डी महादेवन साहब ने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का पूरा दावा किया, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में उनकी बातों को खारिज कर दिया गया। और अभी तक फाइनल निष्कर्ष ये है कि अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लिपि है बूत्रोफेडान या गोमूत्रिका लिपि, इसे आज तक फाइनली पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन हैं, उनकी सभ्यता कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका राजनीतिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन क्या है, इसके बारे में आज तक हम लोगों को संपूर्ण या यथावत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। हम लोग सिर्फ आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा छोड़े गए जो मृदभांड या उनके द्वारा जो छोड़े गए मकान या जो भी वो वस्तुएं प्रयोग करते थे, उन सारी चीज़ों के प्राप्त हो जाने के बाद हम एक कयास लगा करके अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसी सभ्यता रही होगी। तो इस आधार पर अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके निर्माता कौन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका अपना अलग अलग मत है इस बात को लेकर के। कोई कुछ कह रहा है इनके निर्माता को लेकर के, तो कोई इतिहासकार कुछ कह रहा है। तो एक फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, यानी कि एक सर्वमान्य मत क्या हो जाना चाहिए, इस बात को भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस हड़प्पा सभ्यता के तिथि क्रम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तिथि क्रम को डिस्कस किया था मैंने। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी आपको। एक तो एनसीईआरटी के अनुसार मैंने डेट बता दी थी आपको। एनसीईआरटी के अनुसार डेट क्या बताई थी मैंने कि 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और नेक्स्ट C14 जिसे हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, इसके अनुसार हम लोग 2350 से लेकर के 1750 बीसी तक का समय रखते हैं। तो इस बात को हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसके आगे जो आज पढ़ना है हम लोगों को तिथि क्रम के बाद, उस तिथि क्रम के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है निर्माता के लिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन रहे हैं, इनको थोड़ा सा जानना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग निर्माता के तौर पर। तो निर्माता में मैंने जैसा बताया कि अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग व्यू है। इसमें देखते हैं हम लोग पहले। तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात को बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता रहे हैं वो मेसोपोटामिया के लोग रहे हैं। कौन रहे हैं? मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता जिसे कहते हैं हम लोग, उसके निर्माता रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप जानते हैं वर्तमान इराक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वर्तमान इराक में स्थित है। ऐसा बहुत समय तक कहा गया साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा, या भारत के कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों में एक नाम ले सकते हैं आप, डेडी कौसाम्बी साहब का। तो ऐसे लोगों का मानना रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता हैं वो मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता के लोग रहे हैं। मेसोपोटामिया आप जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह एक कांस्य युगीन सभ्यता रही है, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता भी कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। और ये समकालीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन, यानी कि कंटेम्परेरी चल रही है। ठीक इसी के साथ ये भी हमको जानना है कि ये भी एक नगरीय सभ्यता रही है। कैसी सभ्यता रही है?
ये भी एक नगरीय सभ्यता या एक अर्बन सिविलाइजेशन रही है। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन या नगरीय सभ्यता है, ठीक उसी तरह से मेसोपोटामिया भी अपने आप में क्या है, एक नगरीय सभ्यता है, वेल सेटल्ड है। इनका भी टाउन प्लानिंग ठीक ठाक है हड़प्पा सभ्यता की तरह, लेकिन नो डाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है वो सबसे शानदार है इन सभ्यताओं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, अगर कंपेयर कर लें हम लोग तो कांस्य युगीन सभ्यता है, समकालीन सभ्यता है और एक नगरीय सभ्यता की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये भी नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर एक बात और जाननी है कि इनकी जो लिपि है, ये लिपि जो है इनकी कीलनुमा है और इनकी लिपि को हम लोगों ने क्यूनिफॉर्म कहा है। क्या कहा है? क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि जिस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन की लिपि का नाम हम लोगों ने बुस्तुरफेडान कहा है, बीबी लाल जी को कालीबंगा से पहली बार हड़प्पा सभ्यता की इस लिपि के साक्ष्य मिले हैं। आगे जब हम कालीबंगा को डिस्कस कर रहे होंगे तो लिपि को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आपको, फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है उस लिपि का क्या नाम है? क्यूनिफॉर्म है, लेकिन ये जो लिपि है ये किलाक्षर है। ये कैसी लिपि है? किलाक्षर लिपि है। हड़प्पा सभ्यता कैसी लिपि है? वो चित्रात्मक है, यानी कि पिक्टोग्राफिक है। ये अंतर आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर कुछ और बातें जाननी है। वो क्या बातें जाननी है कि ऐसे कौन से लोग हैं, और एक बात और यहां पर जान लें कि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी या सरस्वती नदी के किनारे डेवलप हुई या विकसित हुई, ठीक उसी तरह से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। इसी दजला और फरात नदी को हम लोग टिग्रिस या यूफ्रेटस के नाम से भी जानते हैं। टिग्रिस या यूफ्रेटस नाम से भी जानते हैं इसको। तो चाहे आप दजला फरात कहें, चाहे आप टिग्रिस यूफ्रेटस कहें, बात सेम है। तो मैंने यहां पर इतनी सारी बातें डिस्कस की मेसोपोटामिया के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि जो विद्वान हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन हैं वो किस बिहाफ पर इस बात को बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता हैं वो मेसोपोटामिया के लोग हैं। उन इतिहासकारों का नाम ले लेते हैं, मतलब उनको बताते हैं कि वो कौन से इतिहासकार हैं और फिर उनके ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखें इसमें तो एक नाम आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आप गार्डन चाइल्ड का नाम ले लेंगे। गार्डन चाइल्ड भी यही बात बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामिया के लोग रहे हैं। नेक्स्ट इसमें सर जॉन मार्शल का नाम रख सकते हैं आप, सर जॉन मार्शल। एक नाम रख सकते हैं मार्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट नाम रख सकते हैं आप डीडी कौसाम्बी। डीडी कौसाम्बी भारतीय इतिहास में जो मार्क्सवाद की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि मार्क्सवादी इतिहासकार का जो नजरिया होना चाहिए वो शुरुआत इन्हीं से होती है, डीडी कौसाम्बी साहब से ही। यानी कि भारत में मार्क्सवादी जो अप्रोच स्टार्ट हुई वो किससे स्टार्ट मानी जाती है? डीडी कौसाम्बी साहब से। और डीडी कौसाम्बी साहब ने हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के तौर पर किसको माना है? मेसोपोटामिया को माना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोमिनेंट इतिहासकार हैं जिनका आपको नाम जानना चाहिए। एक नाम और आपको जानना चाहिए, एचडी संकालिया। क्या नाम है इनका? एचडी संकालिया। तो ये ऐसे कुछ इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता हैं वो कौन हैं? वो मेसोपोटामिया के लोग रहे हैं। इतना मैंने डिस्कस किया आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये इतिहासकार हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मतलब ये बात कहने के पीछे का कारण क्या है। तो इन लोगों का कहना ये था कि मेसोपोटामिया के लोग पहले, एक मिनट के लिए मैं आपको समझा दूं, इससे पहले यह माना जाता था कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सबसे विकसित और सबसे सभ्य सभ्यता है, जब तक हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान नहीं पाए थे। वर्तमान समय में जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में लगभग आज भी खुदाई चल रही है, अगर आप राखीगढ़ी, धौलावीरा जैसे स्थल को देखें तो आज भी वहां पर खुदाई चल रही है और वहां से मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर यह पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूरी दुनिया की, दक्षिण एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सबसे सिविलाइज्ड सभ्यता रही है। तो ये बात आज इन लोगों की खारिज हो गई है कि दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता रही है वो कौन रही है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इन लोगों का कहना है कि क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी और इन्हीं लोगों का कहना है कि ये उपनिवेश था, यानी कि कॉलोनी थी। क्या? हड़प्पा जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की कॉलोनी हुआ करती थी, ऐसा इन लोगों का मानना था। ऐसा कहते हैं कि ये लोग, मतलब मेसोपोटामिया के लोग, हड़प्पा नामक जगह पर आए और यहां पर अपना उपनिवेश बना करके रहने लगे। अब यहां थोड़ा सा इस बात को जानना है और किस आधार पर इनकी बातों को खारिज किया जा सकता है ये भी थोड़ा सा देखना है। अब जरा समझें इस बात को कि इनके यहाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में अगर देखें तो जो सड़कें थी वो संपूर्ण प्रकार की थी, यानी कि सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। लेकिन इनकी जो सड़कें थी वो बेतरतीब थी, यानी कि किधर से भी रास्ता जा सकता था।
अब सोचने वाली बात है कि अगर ये हम यहां पर हमारे देश में आकर के हमको कॉलोनी बना करके गए थे, तो खुद तो पहले सिविलाइज्ड होना चाहिए था इनको। यानी कि हमको सिविलाइज्ड बना रहे हैं, आप अपने यहाँ बेतरतीब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात थी। तो हमारे यहाँ जो सड़कें मिली हैं वो सड़कें कैसी हैं? समकोण पद्धति पर आधारित हैं, यानी कि ग्रिड पैटर्न पर हैं। और इनके यहाँ की जो सड़कें हैं वो बेतरतीब हैं, कहीं भी काट सकती हैं। एक बात तो आपको ये जानना है, बनावली पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एकमात्र ऐसी साइट है या स्थल है बनावली, जो कि हरियाणा में है, लगभग हिसार जिले के आसपास में है, हिसार और जींद के आसपास। तो वहां पर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर सड़कें बेतरतीब हैं, यानी कि समकोण पैटर्न पर नहीं है। सिर्फ एकमात्र स्थल है ऐसा, बनावली। तो एक साक्ष्य मैंने ये बताया कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर आधारित हैं, यानी कि समकोण पैटर्न पर काट रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ की जो ईंटें हैं वो ईंटें आग में पका करके पक्की की गई हैं, लेकिन यहाँ की जो ईंटें थी मेसोपोटामिया की, वो धूप में सुखाई गई ईंटें थी। नेक्स्ट, हमारे यहाँ की जो लिपि है वो बुस्तरोफिडान लिपि है, आप जानते हैं, बट वो चित्रात्मक है। वो कैसी लिपि है? चित्रात्मक है, यानी कि पिक्टोग्राफिक है। बट इनके यहाँ की लिपि कैसी है? वो किलाक्षर है। हाँ, इतना जरूर हम मान सकते हैं कि अब ऐसा इनके ये कहने के पीछे प्रमाण क्या था कि मेसोपोटामिया की मुहरें हड़प्पा में मिली और हड़प्पा की मुहरें मेसोपोटामिया में मिली। अब जरा इस बात को समझें कि इस बात को तो किसी ने खारिज नहीं किया आज तक कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया के राजा सारगोन ने अपने अभिलेख में इस बात का जबकि वर्णन भी किया है कि हमारे यहाँ पर मेलुहा, यानी कि सिंध के लोग, मेलुहा को हम लोग सिंध के नाम से जानते हैं, मेलुहा के लोग हमारे यहाँ लंगर डालने आते थे। ये बात तो सबको कन्फर्म है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक व्यापारिक सभ्यता रही है। उसका अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल व्यापार दोनों रहा है। तो हम ये कतई इनकार नहीं कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार नहीं रहा है, व्यापार रहा है। तो अगर व्यापारिक संबंध है तो यहाँ की मुहरें वहां और वहां की मुहरें यहाँ मिल जाना कौन सी आश्चर्यजनक बात है? बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आप किसी देश के साथ व्यापार कर रहे हैं तो आपकी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। सिर्फ मुद्रा का ही आदान प्रदान क्यों होता है? संस्कृति का भी आदान प्रदान हो जाता है, सांस्कृतिक चीजों का। सपोज कीजिए आपको, मतलब अगर ये लोग व्यापार कर रहे थे, हो सकता है वहां की कुछ कल्चर या कुछ ट्रेडिशंस या कुछ बातें ऐसी थी जो उनको इंस्पायर्ड कर रही थी और उन लोगों ने एज इट इज चीज अपने यहाँ पर कॉपी कर लिया। यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोगों ने कुछ चीजें अच्छी देखी और वहां पर ले जाकर के कॉपी कर लिए। तो ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कहे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बड़ी ही प्रोमिनेंट और बड़ी ही सिविलाइज्ड सभ्यता रही है और इसका कोई लेना देना मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ नहीं रहा है। हाँ, इतना जरूर मान लेते हैं हम लोग कि मेसोपोटामिया का हड़प्पा के साथ व्यापारिक संबंध रहा है, लेकिन इससे यह साबित नहीं हो जाता है कि आप हमको उपनिवेश बना करके गए थे। यह बिल्कुल संभव बात नहीं है। तो इस तरह पर मैंने एक बात ये बताई, एक नाम लिया मैंने एच.डी. संकालिया साहब का। एच.डी. संकालिया साहब ने एक आधार, मतलब अपनी बात के आधार पर बोला कि बलूचिस्तान के आसपास ऐसा कुछ साइन मिला है, ऐसा कुछ साइन मिला है और यही साइन लगभग कहां मिला है? मेसोपोटामिया में मिला है। कहां मिला है? मेसोपोटामिया में। आप जानते हैं ना, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी साइट मिली है, नियोलिथिक साइट है। तो एक साइट इस तरह का साइन ये, एक इस तरह का साइन ये, इसे हम लोग मेसोपोटामिया में जिगुरत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जिगुरत के नाम से जानते हैं। और इसी जिगुरत को वर्तमान समय में भारत में हम लोग मंदिर के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामिया में जिगुरत मिला और उसी का एज इट इज स्ट्रक्चर बलूचिस्तान में मिला। इस बिहाफ पर एच.डी. संकालिया साहब ने क्या कहा कि इस वजह से क्या है, मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कहे जा सकते हैं। एकमात्र सिंपल सा साइन अगर मिल जाता है या चित्रात्मक चीजें मिल जाती हैं तो इसके बिहाफ पर निर्माता कह देना अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी इनकी अपनी आइडियोलॉजी है। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हो जाती तो रुडयार्ड किपलिंग की थ्योरी गलत साबित नहीं हो जाती, व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी, कि पश्चिम में ही सब कुछ पाया जाता है, पश्चिम के ही लोग सबसे ज़्यादा विद्वान और सिविलाइज्ड होते हैं, ईस्टर्न के जो लोग होते हैं वो तो अनसिविलाइज्ड होते हैं। ये थ्योरी गलत प्रमाणित हो जाती। तो ये थ्योरी ना गलत प्रमाणित हो जाए, इस वजह से साम्राज्यवादी इतिहासकारों का अपना अलग अप्रोच रहा, जिसके तहत उन्होंने इंडियन कल्चर को बदनाम करने की एक मतलब कोशिश की, कह सकते हैं, लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं हुई।
सच को कब तक दबाया जा सकता है? आज वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता की रिसर्च बंद नहीं हुई है, आज भी खुदाई चल रही है, जिसके आधार पर नई नई बातें हम लोगों को पता चल रही हैं। तो एक तो ये कारण रहा निर्माता के तौर पर। दूसरा कारण हम देख लेते हैं, दूसरा क्या माना जा सकता है? दूसरा कारण हम आर्य को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? आर्य को मान सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे, उनके जो निर्माता थे वो आर्य थे। ऐसी सोच या ऐसी विचारधारा कितने लोगों की है? एक नाम आएगा आपका रामचंद्र, ये भी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, रामचंद्र जी। और एक नाम है लक्ष्मण स्वरूप। एक नाम क्या है? लक्ष्मण स्वरूप। और तीसरा नाम है ब्रिजवासी लाल, जिनका नाम क्या मैंने बताया था? बीबी लाल। बीबी लाल को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया आपको। तो ब्रिजवासी लाल भी कहते हैं या इनको बीबी लाल के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा के उत्खनन कार्य में इनका बहुत बड़ा अपना योगदान है और रामायण और महाभारत की साइटों में तो अपना अच्छा काम किया ही है इन्होंने। तो रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप और बीबी लाल, ये 3 लोग हैं जिनका मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता रहे हैं वो कौन रहे हैं? आर्य लोग रहे हैं। और ये बात तो बीबी लाल साहब ने, इनकी एक शानदार किताब है द सरस्वती फ्लोज ऑन, ये इनकी किताब है। कई बार पूछा भी गया है कि ये किताब किसकी है, तो आप इनको बीबी लाल के साथ लिंक करेंगे। तो इन लोगों ने इस बात को डिस्क्राइब किया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता रहे हैं वो कौन रहे हैं? आर्य लोग रहे हैं। मैंने कल ही इस बात को बताया था आपको कि बीबी लाल साहब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस ऋग्वैदिक कल्चर के जो लोग थे, इन दोनों को एक ही मान लिया है। यानी कि इनका क्या कहना था? ये दोनों अलग अलग लोग नहीं थे, एक ही लोग थे। ऐसा कौन मानते हैं? बीबी लाल साहब। तो आर्य लोगों की थ्योरी के तहत इन 3 लोगों का नाम हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नाम में हम लोग देख सकते हैं, एक नाम मिलेगा आपको ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति। इसमें आप नाम ले सकते हैं रोमिला थापर का। रोमिला थापर भी अपने आप में एक मार्क्सवादी इतिहासकार रही हैं, जेएनयू में एज ए प्रोफेसर काम की हैं रोमिला थापर जी। इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता हैं वो ईरानी और बलूचिस्तानी जो संस्कृति के लोग थे वो थे। साथ में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जो संस्कृति है पहले उसको देख लेते हैं, सोथी संस्कृति। ये सोथी संस्कृति वर्तमान समय में राजस्थान के बीकानेर के आसपास है। कहां पर है? बीकानेर के। तो इस संस्कृति की खोज करने वाले जिस व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है अमलानंद घोष। क्या नाम है? अमलानंद घोष। इन्हें हम ए घोष के नाम से भी जानते हैं। तो 1953 के आसपास अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति का उत्खनन किया और अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा के उत्खनन में और उसके खोज में बड़ा योगदान दिए हैं। वैसे तो टेसी टेरी का नाम भी आता है। किसका? टेसी टेरी या टोरी भी कहते हैं। कालीबंगा के मामले में पहली बार जिस व्यक्ति ने जानकारी दी उनका नाम है एलपी टेसी टोरी। क्या नाम है? एलपी टेसी टोरी। इन्होंने ही पहली बार कालीबंगा के बारे में बात बताई हम लोगों को, लेकिन इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और बाद में लगभग 1952 या 53 के दशक में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कर दी। जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के तौर पर देखते हैं भारत के संदर्भ में, तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है, एक स्थल का नाम आता है। जब यही चीज आप राजस्थान के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता हो जाती है पूरी की पूरी। यानी कि वहां पर इसे क्या कहेंगे? कालीबंगा सभ्यता। और यहाँ हड़प्पा के संदर्भ में अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है? एक स्थल का नाम हो जाता है। तो एलपी टेसी टोरी साहब ने कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम बताया था कि कालीबंगा नाम की कोई सभ्यता हो सकती है यहाँ पर अगर उत्खनन किया जाए तो। बट अमलानंद घोष जी का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सोथी संस्कृति का ही विकसित रूप था, क्योंकि सोथी संस्कृति क्या थी? एक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? एक ग्रामीण संस्कृति थी। बाद में इसी संस्कृति ने अपना विकास करके नगरीय सभ्यता का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो ग्रामीण संस्कृति है, अमलानंद घोष के अनुसार ये सोथी संस्कृति थी और यही ग्रामीण संस्कृति जब अपना विकसित रूप ले लेती है तो इसी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कह देते हैं। ऐसा या ऐसी विचारधारा किसकी है? अमलानंद घोष की। ऐसा क्यों बोलते हैं अमलानंद घोष जी? इनको 1-2 फैक्ट्स मिले, वहां कुछ रस्सियां मिली जो हड़प्पन सभ्यता में रस्सियां मिली। नेक्स्ट, वहां से जो मृदभांड मिले, उन मृदभांडों पर पीपल के पत्तों का साइन मिलता है, यानी कि चित्रात्मक चित्र बनाए गए हैं पीपल के पत्तों के। तो इन दोनों विशेषताओं के बेस पर अमलानंद घोष जी का कहना क्या है कि सोथी संस्कृति का जो विकसित रूप है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं?
उसे ही हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में थोड़ा सा माना जा सकता है कि पहले कोई भी सभ्यता होगी वो ग्रामीण होगी अपने आप में, नो डाउट, बाद में वो अपना विकास करके नगर की अवस्था तक आती है। तो कुछ हद तक इनकी बातों से सहमत हुआ जा सकता है, अमलानंद घोष की बातों से। बट आगे देखते हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है आर्य शर्मा, या इनको राम शरण शर्मा के नाम से भी जानते हैं। राम शरण शर्मा जी का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं वो मुंडा जाति के लोग रहे हैं। कौन? मुंडा जाति के लोग। और ये मुंडा जाति के लोग वर्तमान समय में छोटा नागपुर पठार के आसपास पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के आसपास ये लोग पाए जाते हैं। तो इनका मानना ये था कि जो मुंडा जातियां थी वही पहले क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। तो इस वजह से मुंडा जाति को निर्माता मानने के पीछे कारण किसका है? आर्य शर्मा या रामशरण शर्मा जी का। इनका इतना तक कहना है कि सांथाल एक जाति मिलेगी आपको, है ना। सांथाल विद्रोह भी हुआ है, आप जानते हैं, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। तो सांथाल में अगर देखते हैं तो इनका कहना है कि सांथाल की जो लिपि है, सांथाल जो लिपि है वो एज इट इज मैच करती है बूस्टरफिडान से। किससे मैच करती है? बूस्टरफिडान से ये एज इट इज मैच करती है। तो सांथाल लिपि की सहायता से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को पढ़ सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा जा सकता है। ऐसा दावा किसका है? आर्य शर्मा साहब का। एक बात तो ये। नेक्स्ट, राखाल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी के नाम से जानते हैं आप इन्हें। आप जानते हैं राखाल दास बनर्जी का बहुत बड़ा नाम है मोहनजोदड़ो की खुदाई में, यानी कि 1922 के आसपास राखाल दास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और इसी मोहनजोदड़ो को सिटी ऑफ बेल या कुओं का शहर का नाम, मतलब कुओं का शहर भी कहते हैं। किसे? मोहनजोदड़ो को। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कुएं अगर कहीं प्राप्त हुए तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो राखाल दास बनर्जी का कहना है कि ये द्रविड़ियन संस्कृति के लोग थे। कौन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किस संस्कृति के लोग थे? तो द्रविड़ियन संस्कृति के लोग थे। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है इनका? ऐसा कहने के पीछे 2-3 कारण महत्वपूर्ण है। वो कारण क्या है? इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर पशुपति की पूजा की जा रही है, मूर्ति पूजा हो रही है, लिंग पूजा हो रही है, साथ में योनि पूजा हो रही है, ये सारी विशेषताएं हमारे दक्षिण में पाई जाती हैं। यानी कि द्रविड़ियन कल्चर है ये सारा कुछ। ये सारे कल्चर कैसे हैं? वो द्रविड़ियन कल्चर है। इस वजह से आरडी बनर्जी साहब का कहना है कि इनके जो पूर्वज रहे हैं वो कौन है? द्रविड़ियन लोग हैं। बहुत हद तक द्रविड़ियन कल्चर से मैच करता है क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आरडी बनर्जी की बातों से भी थोड़ा बहुत सहमत हुआ जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इतिहासकार हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो अपनी अलग अलग विचारधारा के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग मैंने निर्माता के तौर पर सारी बातें आपसे डिस्क्राइब कर दी हैं। हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपसे निर्माता के तौर पर कुछ और पूछे जाने की संभावना है। तो लगभग सारी बातें मैंने बता दी कि एक तो विचारधारा ऐसी है जो मेसोपोटामिया की विचारधारा को मानती है कि मेसोपोटामिया के लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता रहे होंगे। उनमें 4-5 नाम मैंने आपको अच्छे से बताए। नेक्स्ट मैंने ईरानी और बलूचिस्तानी संस्कृति का उदाहरण दिया। नेक्स्ट सोथी संस्कृति का था जो कि अमलानंद घोष जी के द्वारा रिसर्च की गई थी या खोज की गई थी। मुंडा संस्कृति या मुंडा जाति के लोग, द्रविड़ियन संस्कृति के लोग, दास दस्यु भी एक नाम आता है कि जो ऋग्वेद में दास और दस्यु मिलते हैं, जिन्हें आर्यंस ने हरा दिया था, यानी कि आर्य लोगों ने हरा दिया था जिन दास और दस्युओं को, वो इनके मूल लोग रहे होंगे। ऐसा मानना किसका है? मार्टिमर व्हीलर साहब का मानना है ऐसा। ठीक, तो इस तरह से मैंने निर्माता के तौर पर ये सारी बातें डिस्क्राइब की। इससे ज्यादा जानने की वैसे विशेष जरूरत नहीं है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के तौर पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने इसमें एक पॉइंट और बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं रही हैं, उन समकालीन सभ्यताओं में 2 महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। एक का नाम मैंने बताया जस्ट अभी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन रही है। और साथ में एक और सभ्यता आपको ध्यान होनी चाहिए, मिस्र की सभ्यता, है ना। तो ये इन दोनों चीजों में क्या क्या चीजें कॉमन है कि ये दोनों कांस्य युगीन सभ्यता है। साथ में अगर इसको यहीं पर हड़प्पा सभ्यता भी लिख दें तो इन तीनों सभ्यताओं में क्या क्या चीज कॉमन है कि ये भी कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। यानी कि तीनों सभ्यताएं कैसी हैं? कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। तीनों सभ्यताएं कैसी हैं? नगरीय सभ्यताएं हैं। तीनों सभ्यताओं के पास अपनी लिपि का विकास है, यानी कि सभी के पास अपना लिपि है। और तीनों की लिपियों का अगर नाम देख लें तो एक लिपि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, सॉरी मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसका नाम क्या है? क्यूनिफॉर्म। और मिस्र की जो सभ्यता की लिपि है उसे हम हायरोग्लिफिक्स के नाम से जानते हैं। हायरोग्लिफिक्स
ये मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता की लिपि है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, इसकी लिपि का नाम है बुस्त्रोफिडान, ये कई बार मैं बता चुका हूं। और बुस्त्रोफिडान, और इस बुस्त्रोफिडान लिपि का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो हमें कालीबंगा से मिलता है, और ये कालीबंगा से जो साक्ष्य मिला वो किसको मिला है, तो बीबीलाल साहब को मिला है, ये मैंने आपको बताया। तो इन तीनों में क्या, तीनों सभ्यताओं में क्या क्या चीजें कॉमन है, कांस्ययुगीन सभ्यताएं हैं तीनों सभ्यताएं, नगरीय सभ्यताएं हैं, लिपि है, ठीक। इनका नगर नियोजन है, तीनों का अपना नगर नियोजन है, यानी कि इनका अपना टाउन प्लानिंग है। लेकिन तीनों के टाउन प्लानिंग में बहुत ज्यादा अंतर है। इन जगहों पर हर जगहों पर लगभग पक्की सड़कों का इस्तेमाल मिलता है, पक्की सड़कों का, लेकिन जितनी पक्की सड़कें हड़प्पन सभ्यता में पाई गई उतनी पक्की सड़कें यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई हैं। इनके पास मोहरों का अपना जाल है, यानी कि मोहरे यहाँ पर भी हैं, मोहरे यहाँ पर भी हैं। नेक्स्ट, ये लोग भी व्यापारी थे, यानी कि तीनों सभ्यताएं जो थी वो क्या थी, एक व्यापारिक सभ्यताएं थी, यानी कि मुख्य पेशा के तौर पर देख लें तो इनका मुख्य जो पेशा रहा है वो व्यापार रहा है। तो इस तरह से इन सारी चीजों में अपनी ये समानताएं हैं, और समानताओं के बाद इन समानताओं के अलावा इनमें बहुत सारा अपना अंतर भी रहा है। अंतर किस बात का, अंतर इन्हीं सारी बातों का कि जो जितना अच्छा टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन का रहा है उतना अच्छा टाउन प्लानिंग इन दोनों सिविलाइजेशंस का नहीं है। पक्की सड़कें भारत हड़प्पन सिविलाइजेशन में सर्वाधिक पाई गई, इनके यहाँ नहीं प्राप्त हुई। मोहरे दोनों जगह पाई गई, तो मोहरों की बनावट में अंतर है। मोहरों की बनावट में अंतर कैसा है कि कुछ मोहरे आयताकार हैं और कुछ मोहरे वर्गाकार हैं। वर्गाकार मोहरे शायद वर्गाकार मोहरे जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को मतलब प्रदर्शित करती हैं, आयताकार मेसोपोटामिया की। तो इस तरह से मोहरों में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, जिगुरत का साक्ष्य मिलता है, जिगुरत का साक्ष्य मिलता है जो कि मंदिर का है। अब यहां से एक बात ध्यान रख लें कि जिगुरत क्या है, मंदिर को प्रदर्शित कर रहा है। तो मेसोपोटामिया के लोग मंदिर बनाते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी जगह या प्लेस को छोड़ करके जाता है तो अपने आराध्य देव की प्रतिमा या मंदिर जरूर बनाता है दूसरे प्लेस पर। तो अगर ये लोग मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता रहे होते तो जिगुरत जरूर लेकर के आते। हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से जिगुरत मिलता, यानी कि मंदिर के साक्ष्य मिलते, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है आज तक। अभी तक पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मंदिर का कोई साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से देखें तो मैंने आज के इस सेशन में दो चीज़ों को डिस्कस किया है। एक क्या कि इनके निर्माता कौन है, और साथ में इनकी समकालीन सभ्यताएं जो थी उन समकालीन सभ्यताओं में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और क्या क्या समानताएं हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट्स या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं उन सभी महत्वपूर्ण स्थलों को डिस्कस किया जाएगा, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली, राखीगढ़ी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जाना है। और इनको यानी कि जो स्थल मैंने भी आपके सामने बताया इनको थोड़ा सा एलेबरेट करके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं कि यहाँ से सवाल बन जाएँ। 1-2% चांस रहता है कि जो छोटे मोटे स्थल हैं कई बार उनसे ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे आमरी एक जगह है, आमरी से हिरन का साक्ष्य मिला, तो ये सिर्फ एक बात है कि वन लाइनर है, इसको पढ़ लेना है। आमरी से गांव का भी साक्ष्य मिलता है, ऐसा कुछ एक पॉइंट है जो एक हड़प्पा सभ्यता के स्थल से प्राप्त होता है, तो उनको बाद में डिस्क्राइब कर लेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जिन्हें नगर तक की संज्ञा दे दी गई उन सारे स्थलों को डिस्कस करना है बहुत अच्छे से एलेबरेट करके। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। मैं शुरुआत से सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो आराम से नोट कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।